हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य। चालुक्य की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारा विवाद भी है और इसको पढ़ने को लेकर छात्रों और अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन भी काफी रहता है। तो आज इस कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे। पहले हम बात करते हैं इसके उत्पत्ति को लेकर विवाद को। तो पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ है जिसकी रचना चंद्रवरदाई ने की थी, उसमें चालुक्यों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड के सिद्धांत से बताई जाती है, जबकि विक्रमांक देव चरित जिसकी रचना विल्हण ने की थी, जो कि विक्रमादित्य षष्ठ का दरबारी कवि था, उसने अपनी पुस्तक विक्रमांक देव चरित में यह लिखा है कि चालुक्य वंश की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के चुल्लुक से हुई थी। तो ये बहुत सारे मत हैं, जबकि बहुत सारे इतिहासकारों का ये कहना है कि जो चालुक्य थे वो वहीं के कर्नाटक के आसपास के इलाके के स्थानीय शासक या स्थानीय लोग थे। इसको लेकर जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि जब हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे सामने बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य जो शब्द हैं वो आते हैं, और इसको लेकर जो स्टूडेंट हैं और एग्जाम की तैयारी करने वाले, कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और यह कंफ्यूजन है वो बरकरार रहता है, उसको वो दूर नहीं कर पाते कई बार। तो पहले जो कंफ्यूजन है उसको हम दूर करते हैं कि यह जो चालुक्यों को लेकर जो इतिहास में कंफ्यूज करने वाला जो टॉपिक है वो क्या है और इसको सरल तरीके से हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य। कंफ्यूजन यह है कि जैसे दक्षिण भारत का जो इलाका है इसको हम मानचित्र से समझ सकते हैं कि 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक इस वाले हिस्से में एक राजवंश शासन करता था जिसका नाम था वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य इन्हें इस कारण कहा जाता था क्योंकि इनका जो शुरुआती स्थल है जहां से इन्होंने उत्कर्ष को प्राप्त किया वो था वातापी, जिसको वर्तमान काल में हम बादामी के नाम से जानते हैं। यह जो बादामी या वातापी है वो कर्नाटक राज्य के जो बीजापुर जिला है उसमें स्थित है। तो 6ठी से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक इस वाले हिस्से पर जिस राजवंश ने शासन किया उसको वातापी या बादामी के चालुक्य कहते हैं। बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य। अब इनके पतन के बाद में, अर्थात इनका जो पतन है वो 8वीं शताब्दी के मध्य में हो जाता है। बादामी या चालुक्य, बादामी या वातापी के चालुक्यों का इनका पतन 8वीं शताब्दी के मध्य में हो जाता है। इस 8वीं शताब्दी के मध्य में पतन से पहले यह जो राजवंश है वो 2 भागों में बंटता है। एक था पश्चिमी चालुक्य और दूसरा था पूर्वी चालुक्य। ये जो हिस्सा है इसको पुलकेशिन द्वितीय, जो कि बादामी के चालुक्य राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, वो अपने भाई विष्णुवर्धन को यह वाला हिस्सा है वो दे देता है और उस हिस्से में वो अपनी राजधानी वेंगी में स्थापित करता है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है वर्तमान में। तो पश्चिमी चालुक्य और पूर्वी चालुक्य, ये बादामी के चालुक्य और ये वेंगी के चालुक्य, इस तरीके से ये चालुक्य हैं वो 2 भागों में बट जाते हैं। इसके बाद में इनका पतन 8वीं शताब्दी के मध्य में हो जाता है 750 के आसपास। अब 750 में इनका जो राज्य था उस जगह पर या इनके राज्यावशेषों पर जो नया राजवंश उभरता है वो है राष्ट्रकूट।
वो है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का जो शासन है वो 11वीं शताब्दी के शुरुआती काल तक रहता है या 10वीं शताब्दी के अंत आते आते इनके शासन का भी अंत हो जाता है, राष्ट्रकूटों के शासन का। अब राष्ट्रकूटों के शासन के अंत के बाद में इस जगह पर वापस जो राजवंश आता है वो राजवंश इसी जो पुराना बादामी के चालुक्य थे उन्हीं के वंश के लोग थे और उनका जो वंश था वो कल्याणी के चालुक्य कहे जाते हैं, क्योंकि वो अपनी राजधानी कल्याणी में स्थानांतरित करते हैं या कल्याणी को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो इनकी राजधानी कल्याणी के कारण इनको कल्याणी के चालुक्य कहा जाता है। अगर काल क्रमानुसार बात करें तो 6ठी से 8वीं शताब्दी के मध्य बादामी या वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, उसके बाद में 8वीं शताब्दी के मध्य से 10वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रकूट वंश आया और राष्ट्रकूट वंश के पतन के बाद में वापस कल्याणी के चालुक्य आए। तो इस तरीके से आपका यह जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं वातापी या बादामी के चालुक्यों की। इनका जो शासन है वो 6ठी से 8वीं शताब्दी के मध्य रहा और इनका उत्कर्ष स्थल बादामी या वातापी जो कि कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, जो बादामी या वातापी इनका उत्कर्ष स्थल रहने के कारण इनको बादामी या वातापी के चालुक्य है वो कहा जाता है। इनको पूर्वकालीन, क्योंकि चालुक्यों की यह प्रारंभिक शाखा थी या ये प्रारंभिक चालुक्य थे, इसलिए इनको पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। पश्चिमी चालुक्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो राज्य क्षेत्र था वो दक्षिण भारत के या दक्कन वाले इलाके के पश्चिमी हिस्से में था, क्योंकि बाद में 2 भाग हो जाते तो एक हो जाता वो पूर्वी चालुक्य होता है। तो इनको पूर्वकालीन, क्योंकि प्राचीन शाखा होने के कारण पूर्वकालीन और स्थल पश्चिम होने के कारण इनको पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य कहा जाता है। इस राजवंश के बारे में जो जानकारी है वो हमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसकी जो रचना है वो रवि कीर्ति ने की थी। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। अब इस वंश की जो स्थापना है वो पुलकेशिन प्रथम करता है। पुलकेशिन प्रथम इस वंश की स्थापना करता है या इस वंश का संस्थापक था। इस पुलकेशिन प्रथम ने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ हैं वो किए थे। फिर इसके बाद में पुलकेशिन प्रथम के 2 पुत्र थे, एक था कीर्तिवर्मन प्रथम और दूसरा था मंगलेश। कीर्तिवर्मन प्रथम बड़ा था, इसलिए कीर्तिवर्मन प्रथम है वो शासक बनता है। यह कीर्तिवर्मन प्रथम यह बादामी का या वातापी का वास्तविक निर्माता कहा जाता है या इसको वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि यह वनवासियों के एक कदम वंश था जिनकी राजधानी वनवासी थे। तो उन कदम्बों को, कोंकण में स्थित मौर्य वंश को और कर्नूल में नल वंश को, इन सभी राजाओं को पराजित करके वो बादामी या वातापी में इनको शामिल कर लेता है और अपने राज्य का है वो विस्तार करता है। इस कारण कीर्तिवर्मन प्रथम को बादामी के चालुक्यों का प्रथम निर्माता या वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। उसके बाद में कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु हो जाती है, जिसका कि शासन 566 से 597 तक या यूं कहे कि 30-31 वर्ष का अपने शासन के बाद में उनकी जब मृत्यु होती है तब उसके जो पुत्र थे वो सब अल्पवयस्क थे। इस कारण उसका जो छोटा भाई है मंगलेश वो शासक बनता है। मंगलेश है वो बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण है वो पूरा करवाता है। जो वातापी या बादामी है
वहां एक अगस्त्य झील है। उस अगस्त्य झील के पास में पर्वतों को काटकर गुहा मंदिर बनवाए गए हैं। इन गुहा मंदिरों का जो निर्माण है वो कीर्तिवर्मन ने शुरू करवाया था, लेकिन वो अपने जीवन काल में उन गुहा मंदिरों को पूरा नहीं कर पाया। तो उसके बाद में उसका छोटा भाई मंगलेश है, वो इन गुहा मंदिरों को पूरा करवाता है। ये गुहा मंदिर बहुत ही सुंदर और स्थापत्य कला के श्रेष्ठ नमूने कहे जाते हैं, जिसमें वराह की भूदेवी के साथ में जो मूर्ति है वो 18 भुजाओं वाली शिव की जो मूर्ति है वो, ये जो मूर्तियां थी ये बहुत ही सुंदर मूर्तियां इन गुहा मंदिरों में हैं, जो कि बादामी के गुहा मंदिर थे। अब मंगलेश जब राजा बनता है तो उसके बाद में कीर्तिवर्मन का जो पुत्र होता है पुलकेशिन द्वितीय, वो जब बड़ा हो जाता है तो उसके और मंगलेश के बीच में राज सत्ता को लेकर संघर्ष चलता है और यह स्थिति एक गृह युद्ध सी हो जाती है। इस गृह युद्ध की स्थिति के कारण संपूर्ण राज्य में अव्यवस्था और कुप्रबंधन है वो हावी हो जाता है। लेकिन इस गृह युद्ध में बाद में पुलकेशिन द्वितीय है वो विजयी रहता है और अपने चाचा मंगलेश की हत्या करने के बाद में और उसके समर्थकों को पदच्युत करने के बाद में वो शासक बनता है। पुलकेशिन द्वितीय शासक बनता है 609-10 ईस्वी में। और यह जो पुलकेशिन द्वितीय है वो इस वंश का सबसे प्रतापी, महान और शक्तिशाली शासक है वो माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन से जो युद्ध हुआ था उसमें हर्षवर्धन को परास्त कर लिया था। पुलकेशिन द्वितीय का जो राज्य था वो उत्तर में सम्राट हर्षवर्धन की सीमा लगती थी और दक्षिण में पल्लवों से इनकी सीमा है वो लगती थी। पल्लव जो राजवंश था उनसे उनकी सीमा लगती थी, अर्थात दक्षिण में पल्लव और उत्तर में सम्राट हर्षवर्धन का राज्य इनकी सीमा हुआ करती थी। तो सम्राट हर्षवर्धन को इसने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया और उसके राज्य विस्तार को रोका। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की और पुलकेशिन द्वितीय के काल में ही पल्लव चालुक्य युद्ध का सूत्रपात है वो हुआ और ये युद्ध है वो बाद में लगातार चलते रहे। चालुक्यों के पल्लव राजवंश से जो युद्ध है वो लगातार चलते रहे। ये पल्लव राजवंश वही राजवंश था जिन्होंने महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था और जब हम पल्लव राजवंश को पढ़ेंगे तो उसकी भी चर्चा होगी। पुलकेशिन द्वितीय का जो पल्लव राजवंश से पहला युद्ध हुआ वो महेंद्र वर्मन के साथ में हुआ और इस युद्ध में महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। अपनी इन्हीं पराजयों से उत्साहित होकर उसने पुनः थोड़े समय बाद में पल्लव वंश पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार महेंद्र वर्मन प्रथम का जो पुत्र था वो था नरसिंह वर्मन प्रथम, वो राजा था और इससे युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को हार का मुंह है वो देखना पड़ा। इस पुलकेशिन द्वितीय ने ही अपने भाई विष्णुवर्धन को वेंगी वाला इलाका जो है ये दिया और वहां का शासक बनाया और यहीं से जो चालुक्य वंश है वो दो भागों में बढ़ जाता है। पश्चिमी चालुक्य जिनकी राजधानी बादामी या वातापी था और पूर्वी चालुक्य जिनकी राजधानी वेंगी हुआ करती थी। अब इनका जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक है बादामी के चालुक्यों का वो था विजयादित्य। विजयादित्य जो है उसका जो काल है वो लंबा था सबसे। इसका जो काल है वो 696 से 733 तक यह शासक रहा, अर्थात 37 वर्ष का इसका कार्यकाल
रहा। इसकी जो उपाधि थी वो समस्त भुवन श्रेय थी और इसने पट्टड़कल में सुंदर विशाल शिव मंदिर का निर्माण है वो करवाया। पट्टड़कल, ऐहोल और बादामी, इसकी चर्चा करने से पहले एक और बात आती है कि जो अजंता है, अजंता की गुफा में एक प्रसिद्ध चित्र है, वो है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ईरानी राजदूत का सम्मान करते हुए। तो इस चित्र को भी चालुक्य राजाओं ने बनवाया था, जो कि अजंता के सबसे सुंदर चित्रों में से एक माना जाता है। अब यह तो वातापी के चालुक्य शासकों का इतिहास रहा। जो वातापी के चालुक्य शासक थे वो विद्वानों के आश्रयदाता और साथ साथ में कला और स्थापत्य के महान निर्माता माने जाते हैं। इनकी जो राजधानी थी बादामी, वहां पर बहुत सारे गुहा मंदिर और मंदिर बने हुए हैं जो कि पत्थरों को काटकर बनाए हुए हैं और स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही सुंदर माने जाते हैं। इसके अलावा बादामी से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर जो कर्नाटक का बागलकोट जिला है, वहां एक जगह है पट्टड़कल। इसको चालुक्यों की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। पट्टड़कल की विशेषता अपने सुंदर और भव्य मंदिरों को लेकर है। यहां पर हमें नागर शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ में बेसर शैली के भी मंदिर है वो अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में देखने को मिलते हैं। पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, ये ऐसे मंदिर हैं जो स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही सुंदर और सशक्त माने जाते हैं। यही कारण है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इन मंदिरों को 1987 में शामिल किया था। इस पट्टड़कल से 10 किलोमीटर दूर बागलकोट जिले में ही एक जगह है, वो है ऐहोल। ऐहोल भी अपनी सुंदर स्थापत्य कला के कारण प्रसिद्ध है। ऐहोल को स्थापत्य कला के मामले में यदि महाविद्यालय कहा जाता है तो पट्टड़कल को विश्वविद्यालय कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बादामी, पट्टड़कल और ऐहोल ये तीनों ही पास में ही हैं। बादामी का जो जिला है वो बीजापुर जरूर है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से पट्टड़कल है वो बादामी से सिर्फ 22 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, मलयप्रभा नदी के तट पर। और पट्टड़कल से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ऐहोल है। ये तीनों ही जो जगह है वो सुंदर मंदिरों, गुहा मंदिरों को लेकर इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान पाए हुए हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।